तो ये समझने के लिए एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर में चार्जिंग के दौरान एनर्जी कैसे स्टोर होती है और कितनी स्टोर होती है, ये आज हमने देखना है। हमने कैपेसिटर की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि वो डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करे और साथ साथ क्या स्टोर करे, एनर्जी स्टोर करे, तो वो डिवाइस क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। चार्ज कैसे स्टोर होते हैं और कितने होते हैं, कैपेसिटेंस क्या है, ये हमने पढ़ लिया है। तो अब चार्ज स्टोर होने से जो एनर्जी स्टोर होती है वो कैसे और कितनी स्टोर होती है, ये अब हमने देखना है। तो इसके लिए बेटा हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस वक्त ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, इसकी प्लेट डिस्चार्ज है कंप्लीटली और हम इसको चार्ज करना चाह रहे हैं। इसके साथ हम बटन लगा के, हम स्विच लगा के हम क्या कर देते हैं, आगे कनेक्ट कर देते हैं डीसी सोर्स के साथ। और कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमेशा क्या चाहिए, डीसी सोर्स भी चाहिए। बेटा इस वक्त स्विच ऑफ है, पोटेंशियल डिफरेंस, हमने बैटरी से कनेक्शन दिया हुआ है, कोई प्लेट पे चार्ज मौजूद नहीं है। अब हम देखने ये चाह रहे हैं जब ये चार्जिंग होगी तो साथ साथ चार्ज जैसे जैसे स्टोर होने जा रहे होंगे तो एनर्जी भी स्टोर हो रही। वो एनर्जी कैसे स्टोर होगी और वो कौन सी एनर्जी होगी, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकती है, मैग्नेटिक पोटेंशियल हो सकती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो सकती है। एक पोटेंशियल एनर्जी की अगर 5-6 टाइप्स बनती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर में न्यूक्लियस की फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है यहाँ पे इन दिस केस, अगर काइनेटिक है तो वो क्या सूरत-ए-हाल है, अगर कोई और है तो वो क्या सूरत-ए-हाल है, ये हमने देखना है। तो बेटा हम आप गौर से देखना, हमने जब स्विच ऑन किया, कनेक्ट किया इसको, चार्ज स्टोर होना शुरू होंगे। बेटा पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे जाएंगे। बेटा एक मिनट, अभी जब तक हमने स्विच ऑन नहीं किया था, इन प्लेट की के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 0 था। स्टार्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 0 था। कोई चार्ज स्टोर नहीं है प्लेट के ऊपर और टाइम क्या है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम स्टार्ट होगा चार्जिंग के साथ। यानी जब अभी शुरुआत नहीं हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, चार्ज 0 है और टाइम, यानी स्टार्ट में दरवार जब शुरू करेंगे आप उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा और चार्ज भी 0 होगा। जब आपने स्विच ऑन किया, कनेक्ट किया बैटरी को, बेटा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आए, इधर डिपॉजिट होने लगे और नेगेटिव चार्ज इधर डिपॉजिट होने लगे। बात जरा और सुनना, जब पहला पॉजिटिव चार्ज आके डिपॉजिट होगा और पहला नेगेटिव चार्ज आके डिपॉजिट होगा, उस वक्त कोई चार्ज मौजूद नहीं है प्लेट के ऊपर, लिहाजा वो बड़ी आसानी से डिपॉजिट हो जाएंगे। बैटरी को कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। बैटरी को एक दफा यहाँ से चार्ज को मूव करवाने की जरूरत है, आगे खुद ही मूव करके जाएगा। वो फोर्स जो फोर्स अप्लाई की है बैटरी ने, वो मूव करके चला जाएगा। अब बेटा जब पहला चार्ज है तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, चूंकि आगे से कोई रिपल्शन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है। बेटा जब फोर्स ऑफ फ्रैक्शन ना लग रही हो, कोई अपोजिशन ना हो, तो तब एक दफा किस चीज को मूव करवा दे तो मूव करती रहती है, वो रुकती नहीं है। कहने का मतलब आगे से कोई रिपल्शन नहीं थी, कोई फ्रैक्शन नहीं थी इसके लिए, तो बैटरी ने एक दफा मूव करवाया आगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करके जाके वो डिपॉजिट हो गया।
कि नहीं ये चाह रहा हूँ बैटरी ने को कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक दो मूव करवाने के बाद फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डिस्प्लेस तो लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ओके बच्चों, बेटा यानी पहला चार्ज डिपॉजिट होते हुए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, कोई एनर्जी सप्लाई नहीं। लेकिन जब पहला चार्ज स्टोर हो गया, अगले चार्ज को लेके जाना है, अगले चार्ज को स्टोर होते हुए पहला चार्ज उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, लिहाजा अगला चार्ज आसानी से स्टोर नहीं होगा। अगले चार्ज नेक्स्ट सेकंड चार्ज के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, रिपल्शन है जो ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। एज अ रिजल्ट सेकंड चार्ज को अगर डिपॉजिट करना चाहते हैं, आपको नहीं बल्कि बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करके आप चार्ज को डिपॉजिट करेंगे। एज अ रिजल्ट वर्क किया आपने अगेंस्ट द फील्ड, तो जो सुना, वर्क किया आपने अगेंस्ट द फील्ड ऑफ दिस चार्ज, वर्क किया आपने अगेंस्ट द फील्ड ऑफ दिस चार्ज, दिस इंप्लाई दैट आपने अगेंस्ट द फील्ड वर्क करके आप चार्ज को लेके गए। जब भी अगेंस्ट द फील्ड वर्क करके किसी भी बॉडी को लेके जाएं तो बॉडी एनर्जी गेन करती है। तो यहाँ पे इस चार्ज ने एनर्जी गेन की, और वो एनर्जी कौन थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो अजय सुनो बेटा, आप जब सेकंड चार्ज को लेके जा रहे थे तो वर्क किया अगेंस्ट द फील्ड ऑफ दिस चार्ज, ये इस वर्क की वजह से लेकर डिपॉजिट हुए, लिहाजा अगेंस्ट द फील्ड गए तो एनर्जी स्टोर हुई इस चार्ज में अगेंस्ट द फील्ड वर्क करने से। जिस तरह यहाँ ग्रेविटी में अगेंस्ट द फील्ड वर्क करने से बॉडी को ऊपर लेके गए तो उसमें क्या स्टोर हुई, एनर्जी स्टोर हुई ऊपर ले जाते हुए। इसी तरह चार्ज में भी एनर्जी स्टोर हुई, लेकिन ये एनर्जी कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, बिकॉज आपने वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। अब बेटा जब थर्ड चार्ज जा रहा है, पहले से दो मौजूद है, तो तीसरे चार्ज को ले जाते हुए वर्क डन और ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज के आगे दो चार्ज मौजूद है जिन्होंने रिपल्शन की, लिहाजा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तीसरा चार्ज जाते ज्यादा एनर्जी गेन करेगा, चौथा चार्ज ले जाते और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज तीन मौजूद है पहले से। पांचवा चार्ज ले जाते हुए और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज चार मौजूद है पहले से। इसी तरह से आप टू वन, इसका मतलब हर अगला चार्ज स्टोर होते हुए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। पहले जो मौजूद चार्जेस अगर ज्यादा होंगे तो हर नेक्स्ट चार्ज के लिए पहले चार्ज से वर्क ज्यादा करना, हर नेक्स्ट चार्ज ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेगा। यानी पहले चार्ज की अमाउंट ऑफ एनर्जी जो गेन की 0 थी और आखिरी की मैक्सिमम थी, लास्ट की मैक्सिमम थी, फर्स्ट की 0 थी। स्टार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, और जब टाइम हो गया t, टाइम हो गया t, बल्कि इसको t ना के टाइम t हो गया 0 से लेके t तक पहुंच गया टाइम, तो t हो गया, चार्ज स्टोर हो गए उसके ऊपर, जो टोटल चार्ज स्टोर हुए वो Q हो गए, और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो V हो गया। यानी हमने कहा कि चार्ज टाइम लगा चार्जेस को स्टोर होते हुए, और होते होते टोटल चार्ज Q जब स्टोर हुए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V हुआ। टाइम कितना लगाया, ये सारा कुछ होते हुए t टाइम लगा। ठीक हो गया। अब हमने कहा कि स्टार्ट में जब पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 था, पहला चार्ज जब गया कोई वर्क डन, कोई एनर्जी गेन। अब आस्ता आस्ता चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, हर अगले चार्ज की अमाउंट ऑफ एनर्जी जो गेन की उसने वो बढ़ती जा रही है, अगले चार्ज पे वर्क डन ज्यादा करना पड़ रहा है, और हर अगला चार्ज पे स्टोर होते हुए पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, और अमाउंट ऑफ स्टोर चार्ज बढ़ रही। बढ़ते 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 पोटेंशियल डिफरेंस भी मैक्सिमम हो गया V, चार्ज भी मैक्सिमम हो गए Q, और आखिरी चार्ज स्टोर होते हुए मैक्सिमम एनर्जी उसने गेन भी की। अब हम देखने जा रहे हैं टोटल कितनी एनर्जी गेन की। तो टोटल जो एनर्जी गेन की वो किसके इक्वल होगी, टोटल वर्क डन कितना किया,
यानी मुझे टोटल एनर्जी गेन की, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टोरिंग चार्ज क्यू ऑन एनी वन ऑफ द प्लेट। यानी टोटल चार्ज क्यों स्टोर होते हुए टोटल वर्क किया, उस वर्क के इक्वल होगी क्या आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पता चला ये जो एनर्जी स्टोर्ड हुई ये एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ये जो एनर्जी है कौन सी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन कितना किया चार्ज, सॉरी जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 से लेके V डेवलप होने तक, अब V पोटेंशियल डिफरेंस है, और चार्ज कितने स्टोर हुए, चार्ज स्टोर क्यों होने तक। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो हम निकालने जा रहे हैं वर्क डन। वर्क डन हमारे पास होता है बेटा टोटल चार्ज इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस Q इनटू V। अब बेटा जरा जोर से सुने, टोटल चार्ज तो क्यों डिपॉजिट हुए और डिपॉजिट हुए और जिनकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। अब हमारे दरमियान एक मसला बन गया, ये फार्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये था ना हमारे पास डेल V इज इक्वल टू W बाई Q, हमने W निकालना है। अच्छा मसला ये बन गया, स्टार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, एंड में पोटेंशियल डिफरेंस V है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कौन सी पड़, बिकॉज़ वर्क डिपेंड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा फर्दर चार्ज को स्टोर करने के लिए इतने ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। सो टोटल वर्क डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की क्या वैल्यू पुट करें, स्टार्ट में 0 था और एंड पे V था, तो बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, स्टार्ट में 0 थी एंड पे V थी, तो डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास हो जाएगी। क्यों बेटा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 0 से बढ़ते बढ़ते पोटेंशियल डिफरेंस V हुआ है, जिसमें चार्ज टोटल क्यों डिपॉजिट हुए, तो एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पुट करेंगे और एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी हमारे पास 1/2 V, इक्वेशन नंबर 3। एक मिनट, ये 2 होगी और ये 3 रहेगी, इसको नाम देने की जरूरत नहीं है। पुटिंग 3 इन 2, डेल V की वैल्यू पुट कर, तो 3 को 2 में पुट करूं, नहीं लिखूं ना लिखूं, नीचे करना बस। अच्छा पुटिंग 3 इन 2 हुई है, W is equal to Q into 1/2 V। बेटा 1/2 V को पहले लिख दो, 1/2 को, तो Q into V आ गया इक्वेशन नंबर 4। सिंपल सी बात है, वर्क के लिए ये फार्मूला, या एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पुट करें। अच्छा क्यों, ये केस कौन सा है, कैपेसिटर का। कैपेसिटर में टोटल चार्ज कितने स्टोर होते हैं, that depends upon potential difference and capacitance of the capacitor। लिहाजा Q is equal to हमारे पास आ जाएगा CV। ये रिलेशन कैपेसिटेंस नहीं है बल्कि कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन में ये रिलेशन पढ़ा हुआ हमने। Q is equal to C पुट कर दें इक्वेशन 5 से वैल्यू इन इक्वेशन 4, तो हमारे पास हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 Q की जगह C, V को V से मल्टीप्लाई किया, V स्क्वायर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। बल्कि ए, अच्छा ये वर्क किसके इक्वल होता है, ये वर्क एनर्जी स्टोर्ड के इक्वल होता है, तो वर्क को एनर्जी के इक्वल लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, वो किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ CV के। इसका मतलब है
कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया और जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस थी किसी कैपेसिटर की, इतना ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। याद रखिए कैपेसिटेंस ज्यादा होगी तो ज्यादा चार्ज स्टोर होने पर भी कम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। तो लिहाजा पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा डेवलप होगा, ज्यादा कैपेसिटेंस कम, तो इतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। खैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, ज्यादा चार्ज स्टोर हुए होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तब भी क्या होगा, ज्यादा चार्ज स्टोर हुए होंगे। ज्यादा चार्ज स्टोर होंगे तो ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। सिंपल बात वही है ये। अच्छा, तो ये था हमारे पास रिलेशन, इसको इक्वेशन नंबर ए कह लें। यही हम निकालना चाह रहे थे। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, E equal to V by D. E इज इक्वल टू V by D, मैंने कितना लिखा है वही है ना, E इज इक्वल टू, तो ठीक है ना, E इज इक्वल टू V by, ठीक है, वो तो मसला नहीं, वोटेशन था, ठीक है। अच्छा, वो यूज करेंगे। अच्छा बच्चों, टोटल फाइनल और डेल आर की जगह D आ गया। इक्वेशन नंबर 7, putting the value from 6 and 7 in equation A. बल्कि अभी सॉरी रुके, यहाँ पे हमने बना तो ली E is equal to V by D, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, V की। तो V यहाँ से क्या हो जाएगा, V is equal to ED। बेटा इन टर्म ऑफ E बनाने के लिए C चाहिए था और V चाहिए था। C की वैल्यू हमारे पास ये है और V की वैल्यू ये आ गई। पुटिंग 8 and 6 in A, पुटिंग 8 and 6 in A, U is equal to C की जगह बेटा लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट बाई D और V की जगह लिख सकते हैं ED, और V स्क्वायर है तो ED स्क्वायर, नजर आ रहा है जी। तो ये अब स्क्वायर ले लेंगे, D और D स्क्वायर कटने के बाद ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A into D। ये क्या किया बच्चों मैंने, D इधर आ गया E स्क्वायर into D स्क्वायर, D स्क्वायर और D कटा आपस में स्क्वायर उसका, बच गया E स्क्वायर D, E स्क्वायर D, E स्क्वायर को इधर ले आया और A उधर लेके चला गया। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आ गई हमारे पास U is equal to 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो दूसरा मीडियम तो दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरी बात वॉल्यूम की बात भी है, साथ A एरिया ऑफ द प्लेट, D डिस्टेंस, तो ये बन जाएगा टोटल कैपेसिटर का वॉल्यूम बन जाएगा। इस सारे वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है देख। तो बेटा अब हम देखने जा रहे हैं एनर्जी डेंसिटी लास्ट पे। डेंसिटी मीन के कितने वॉल्यूम में टोटल कितनी एनर्जी स्टोर हुई विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, यहाँ पे एनर्जी देखने जा रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए बेटा लेट यू, यानी यहाँ से आप लिख दे एनर्जी डेंसिटी, टॉपिक हमारा बन गया let UD is the energy density, then UD अगर एनर्जी डेंसिटी that will be U divided by वॉल्यूम हो जाएगा। एनर्जी की वैल्यू को डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो, ये हो जाएगा UD, U हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और AD कट गया बेटा, एरिया इनटू डिस्टेंस भी वॉल्यूम है और वॉल्यूम, तो ये कट गया। तो हमारे पास बचा UD is equal to 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर। और अगर डाइलेक्ट्रिक होगा, अगर डाइलेक्ट्रिक होगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आएगा, एप्सिलॉन R भी आएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक होगा एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आएगा, एप्सिलॉन R भी। ये है एनर्जी डेंसिटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड कितनी हुई, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम, और इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया। तो बेटा
ये था हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर।